हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नमस्कार आपको। शुक्रिया, आदाब। आज के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आज देखकर, जानकर हैरान हो जाएंगे कि कितना बड़ा क्राइम चलता है, कितना बड़ा उसमें भंडाफोड़ चलता है। आज ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराने का पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि आज का जो माहौल परिदृश्य चल रहा है वो आप वाकिफ़ हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं आज बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कि आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या, ये कैसे बना, ये क्या होता है। इसके बारे में मैं आज आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशंस आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने जो एससी और एसटी जो रिजर्वेशन को लेकर दिया है कि रिजर्वेशन इन एससी और एसटी कैटेगरीज, तो ये आपने देखा कि ये कितना ही ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो डिसीजन था, जो आज पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ कि किस तरह से वंचितों का शोषण किया गया है। तो उसी से जुड़ा मैटर है कॉलेजियम सिस्टम। आखिर जो देश के हाई कोर्ट हैं, जो देश का एक सर्वोच्च जो विधि है जिसे हम जुडिशरी कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस में तीनों सिस्टम को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सिस्टम्स को अलग अलग रखा गया है ताकि कोई किसी के कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप ना करे, ये प्रावधान किया गया है। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम जो हमारा देश, आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और ये चलता रहा, देश में सुचारू रूप से चलता रहा। कोई भी ऐसी बातें सामने उभर कर नहीं आई। लेकिन 1992 से पहले कॉलेजियम्स को लेकर बातें होती रही हैं, किसका जो है गठन किया जाए। लेकिन अंततः 6 अक्टूबर 1993 को कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया। कॉलेजियम सिस्टम में दरअसल ये होता है कि उसमें एक सीनियर, यानी कि उसमें चीफ जस्टिस होता है और 4 मोस्ट जो सीनियर जज होते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उसको मिलाकर एक कॉलेजियम सिस्टम बनता है। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशंस में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है, इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम आया क्यों, कैसे बना ये कॉलेजियम सिस्टम? दरअसल ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो सीनियर जज होते हैं, या सबसे खास कर बात होती है कि जो सीजेआई होता है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने जो आर्टिकल 124 के सेक्शन 2 के में दिया है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कॉलेजियम सिस्टम को बनाया जा सके। तो इन्होंने अपने क्या हुआ कि ये अपने मंत्रणा के द्वारा, अपने एक प्रोसीजर के प्रक्रिया के माध्यम से इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम बनाया, जिसमें कि 4 अन्य सीनियर जज रहेंगे और एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रहेगा। तो ये होता है इनका निर्णय। तो आखिर इनका कार्य क्या होता है, कैसे ये गठित किया जाए, ये मैंने बता दिया। इसका प्रोसेस क्या है, कैसे है। अब इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम साथ में नेगेटिव एस्पेक्ट्स की भी चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पॉजिटिव इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव अफर्मेटिव्स क्या हैं ये कॉलेजियम सिस्टम को। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो हाई कोर्ट होते हैं देश के या सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो जजों की जो अपॉइंटमेंट होती है या उनके ट्रांसफ़र होते हैं वन कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये जो होता है, ये सिस्टम बनाया गया था कि जो जजों की जो नियुक्ति होगी वो क्या होगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, उसमें कहीं भी एलिगेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं होगा। तो ये काफ़ी सालों तक तो ये काफ़ी सुचारू रूप से चलता रहा। लेकिन विश्व के किसी भी देश में, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में अथवा हाई कोर्ट में जाके देख लीजिए, कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। आखिर ये इंडिया में ही कॉलेजियम सिस्टम क्यों लागू हुआ, जबकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है? दरअसल वो अपनी सुविधा, और क्योंकि जो हाई कोर्ट होते हैं, जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या सीनियर जज होते हैं, जैसे हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट होता है, उनकी जो नियुक्ति की जाती है, वो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनके सिफारिश से हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे मंत्रणा करते हैं, और फिर उसके बाद जो है सलाह मशवरा के बाद फिर जो जज होते हैं, अन्य जो मोस्ट सीनियर जज होते हैं या फिर जिनकी अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो उनको फिर ये ओथ दिया जाता है, शपथ दिलाई जाती है, फिर उनको नियुक्ति किए जाते हैं। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में क्या हुआ कि
जज के अंदर तो जज ही जज को नियुक्त करेंगे। इसका मेन मोटिव कोलेजियम सिस्टम का यही है कि जज ही जज की नियुक्ति करेंगे। तो हो सकता है इसका जो नेगेटिव जो एस्पेक्ट निकल कर ये आ रहा है कि हो सकता है कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही फैमिली में पता चला कि दादा भी हाई कोर्ट के जज थे, बेटा भी जज, पोता भी जज और उनके बच्चे भी जज। तो अगर ऐसा क्या है उस फैमिली में कि सारे ही जज बनते हैं? अन्य जो SC ST या OBC के या जो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ है, जो सेक्शंस है, आखिर उनके फैमिली के क्यों नहीं बनते? या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं वो भी जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, जिन्होंने जज के तौर पे रहे, तो आखिर उन्हें क्यों नहीं बनाया जाता है? वो क्या उसके योग्य नहीं है? क्या उनमें एबिलिटी नहीं है? इसके ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं ये सामने आते हैं कि अपने ही जो पहचान के लोग होते हैं या जिसे आप अच्छे से जानते हैं। कभी एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक जज की नियुक्ति करनी है, तो कभी क्या होता है कि सीनियरिटी के आधार पर हम उसको प्रोन्नत कर देते हैं, बना देते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी सीनियरिटी को ना देखकर किसी और को नियुक्ति कर दिया जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सीनियर जो जजेस होते हैं उनमें भी कहीं एक हीन भावना आ जाती है कि हम ये सीनियरिटी रखते हैं, सीनियरिटी के आधार पर प्रोन्नत किया जाए, प्रमोट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाता है, उसमें कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ी खामियाजा है कि ऐसा होता है। इसीलिए कभी कभी सरकार भी जो है हस्तक्षेप करती है कि ये हमारे आदमी है, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं और ये जो है बनना चाहते हैं, योग्यता यूटिलिटी है, तो पता चला कि उनको भी जो है जो जज बना दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कहीं ना कहीं जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के विरुद्ध है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोलेजियम अगर सिस्टम है तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, पूरी न्याय होना चाहिए, तभी उसका जो है सार्थक परिणाम मिलता है। और अन्य जो कमिटीज़ के लोग हैं वो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, ये होना चाहिए सिस्टम में। तो ये सारी जो वकायत चल रही है ये एक तरह से अब उसमें 5 बेंच जो जजेस हैं यानी कोलेजियम बना, उन्होंने अभी हाल ही में निर्णय लिया कि रिजर्वेशन इन ST SC कैटेगरीज। बताइए अब ये कहाँ से उचित है? ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट आता है कि कहीं भी ये पारदर्शिता उनमें नज़र नहीं आती है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ से वो प्रेरित है, उन्हें मोटिवेट किया गया है या उन्हें कहीं मजबूर किया गया है, तब वो जाके इस तरह के फैसले लिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको ध्यान में रखना चाहिए, सबके हितों की रक्षा करना चाहिए। यही सबसे बड़ा एक रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है 124 में इसको दिया गया कि इसको स्पेशल पावर है कि अगर कोई पार्लियामेंट या कोई विधेयक पारित करती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल के फेवर में नहीं है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोटिव्स है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती है। ये उसका राइट है, ये उसका अधिकार है, ये दिया जाता है। कभी कभी ऐसे पारित किए जाते हैं, कभी कभी देखते हैं कोई जो लॉ मिनिस्टर्स होता है तो वो जो है विधि का ज़्यादा ज्ञान ना रखते हुए फिर भी वो जो है CGI को लेटर लिखता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसी इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर जब पॉलिटिकल हस्तक्षेप हो जाता है, तो दबाव हो जाता है, तो न्यायपालिका जो है पूरी तरह से सक्षम, स्वतंत्र, पारदर्शिता नहीं होती है। अंत में उन्हें जो है ऐसे कर लिया जाता है, जो कि ये पूरी तरह से अनुचित है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये मैं जो बता रहा था कॉलेजियम सिस्टम, यही इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। भाई कोलेजियम सिस्टम, अभी तुमने जज के अंदर जज ही कर लेते हो, हाई कोर्ट में जज है वो जज ही की नियुक्ति कर लेते हैं। भाई तुमने बाहर की चीज़ को सिफारिश नहीं समझते हो, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट होता है तो भाई जो है चीफ जस्टिस होता है वो क्या करता है, वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से वो निष्कर्ष करता है, डिस्कस करता है, फिर एक मंतव्य पे आते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में ओथ लिए जाते हैं और इस तरह से उनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति करना है तो पता चला कोलेजियम के द्वारा ही जो हमने जिसको फेवर किया है, अब पता चला कि कोई SC माइनॉरिटीज़ का है या कोई OBC का है, वो जिसके लिए एलिजिबल है, वो जज बनने के लायक है, मगर उसको आपने नहीं बनाया है, किसी और को बना दिया है जिसको आप फेवर करते हैं। तो ये पारदर्शिता इसमें नहीं रहती है। ये कोलेजियम का जो सिस्टम प्रणाली का ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। तो इसको अगर
सही से लागू करते हैं, ढंग से लागू करते हैं, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यहीं कहीं भी किसी भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशंस में इसका कहीं भी कोई ज़िक्र या उल्लेख नहीं है, ना किसी आर्टिकल में इसका कोई प्रावधान किया गया है। ये जो जज होते हैं, ये खुद अपने जो उसी के नियम के आधार पर और विवेक सोच के आधार पर ये अपना महत्व करके इसको बनाते हैं और फिर ये खुद ही निर्णय लेते हैं, जैसा कि इस समय 1 अगस्त 2024 को लिया गया था। ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन इज टेकन बाय द टॉप मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड हिज 4 अदर मोस्ट सीनियर जजेस। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जनता भी जागरूक होना चाहिए, जनता को भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कानून की अगर आप पढ़ाई करे रहोगे, भले ही आप प्रोफेशनल नहीं हैं, अगर आप एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति हैं, तो एक शिक्षित व्यक्ति के पास एक अवश्य जो है देश की पवित्र पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ज़रूर होनी चाहिए। उसको पढ़ना चाहिए, आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, ताकि अपने अधिकारों का आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। वरना अगर आप कानून की थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है, तो फिर आपके अधिकारों का फिर हनन होना निश्चित ही है, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, बस भीड़ में हल्ला मचा रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप हर घर में आज से प्रण कर लो कि एक हमारे पास कोई पुस्तक पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ो, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आपके अपने देश के अगर संविधान के कानून को नहीं जान पाओगे, तो तुम फिर क्या जान पाओगे। इसलिए इसे जानने का प्रयास करें और हमेशा अप टू डेट बने रहें, ताकि आपको ये समझ में आता रहे कि आखिर देश में जो गुणा गणित का खेल जो चल रहा है, क्योंकि आज मैं कहूँ तो आज जो जुडिशरी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो भी आज कहीं ना कहीं जो है वो मुझे संदेह की दृष्टि से नज़र आती है। उसमें भी अब पूरी तरह से पार्शियलिटी दिखती है मुझे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कहीं भी ट्रांसपेरेंसी अब नज़र नहीं आ रही है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ये मेरा सबसे अनुरोध है कि आप आज से ये वचन लें कि हमें सबको पढ़ना चाहिए। तो आई होप ये जो मैं कॉलेजियम सिस्टम जितना बताने का प्रयास किया हूँ, अब आप समझ चुके होंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। एक बार फिर से बता दें, कॉलेजियम सिस्टम का मतलब ही होता है कि देश के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो एक चीफ जस्टिस होता है और 4 अदर जो सीनियर जजेस होते हैं, उनकी एक ग्रुप होता है, एक बेंच होती है, और वो जो होते हैं देश के विभिन्न न्यायालयों में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र करते हैं, और वो कॉलेजियम सिस्टम में जजों की जज ही नियुक्ति करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल या किसी भी स्टेट के राज्यपाल या फिर देश के प्रेसिडेंट की फिर कोई रोल कहाँ रह जाता है, बताइए। क्योंकि एक नियुक्ति करने के लिए सीनियर जजों से और राज्यपाल अथवा प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, तब जाकर एक जज की नियुक्ति होती है। पर ऐसी पार्शलिटी की वजह से आज बहुत से देखो, एक फैमिली में पूरी फैमिली ही जज बनी हुई है। फिर ऐसा क्या है कि अन्य लोग क्यों नहीं बन पाते, आप ही की फैमिली की क्यों जज ही बन रहे हैं? दरअसल यही है कि पार्शलिटी आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट जजों में, वो पारदर्शिता नहीं रह गई है। यही इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कॉलेजियम सिस्टम का, जिसे सही से अगर नहीं किया जाए तो इसे पूरी तरह से कैंसिल कर देना ही उचित होना चाहिए। ये कानून मंत्री को चाहिए, लॉ मिनिस्टर को चाहिए कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन जो कानून में बैठे हैं वो भी पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं है। तो कुल समझ में आता है कि कहीं से भी कोई व्यक्ति पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं है, नीचे से लेकर अपर तक करप्ट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे देश नहीं चलता है। ऐसे देश का संविधान फिर किस तरह का काम करेगा, क्योंकि संविधान को सर्वोच्च माना गया है, सबसे उच्च उसे स्थान दिया गया है, उसी के अनुसार सारे विधि विधान हमारे देश में चलते हैं। अगर उसके विरुद्ध होता है तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो विरुद्ध है, उसे असंवैधानिक करार दिया जाता है। यही उसका रोल होता है कि विधि की वो व्याख्या करता है, क्या यह विधि के सम्मत है, विधि के अनुरूप है या नहीं। अगर अनुरूप है तो इसे विधि मान लिया जाता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, विधि समरूप समकक्ष नहीं है, संविधान के प्रतिकूल है, तब उसे
संविधान की कैटेगरी है, उसे लॉ की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो कॉलेजियम सिस्टम्स को आप लेकर आप कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट, एक नए प्रिंसिपल के साथ। तब तक अपने मित्र सखा गौतम ऋतु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।